हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। ठीक है, आज लेक्चर नंबर 5 लेके आए हैं, है ना। माइटोसिस डिवीजन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में बताए थे हम लोग को पढ़ना क्या है। माइटोसिस डिवीजन पढ़ेंगे यहाँ पे, है ना। माइटोसिस डिवीजन को हम लोग किस नाम से आते हैं, इक्वेशनल डिवीजन के नाम से आते हैं। माइटोसिस डिवीजन को इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है। और एक आपको बताना सिंपल, माइटोसिस डिवीजन जो होता है ना वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप होता है कैरियोकाइनेसिस, है ना, यानी इट कंप्लीट्स इन 2 स्टेप। 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। पहला स्टेप का नाम क्या, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या हुआ, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का डिवीजन होना, यानी केंद्र का विभाजन होना। और ये जो कैरियोकाइनेसिस होता है ये खुद 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। कौन कौन, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज फिर से याद कीजिए, ये भी याद हो जाएगा, इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, पीएमएटी, पीएमएटी याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, काइनेसिस, साइटो मतलब क्या, साइटोप्लाज्म, यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना क्या कहलाता है, साइटोकाइनेसिस कहलाता है। इसका मतलब एक चीज दिमाग में आ रहा होगा, यहाँ भी काइनेसिस आया, यहाँ भी काइनेसिस आया। काइनेसिस का मतलब विभाजन होना, डिवीजन होना। यहाँ कैरियोन, कैरियोन न्यूक्लियस को मतलब बायोलॉजिकल टर्म में कैरियोन कहा जाता है, इसलिए न्यूक्लियस का डिवीजन करना क्या कहलाता है, कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। और साइटोप्लाज्म का डिवीजन करना क्या कहलाता है, साइटोकाइनेसिस कहलाता है। मान लेते हैं एक सेल है, एक सिंपल सेल है, ये सेल है। इस सेल के अंदर मान लेते हैं क्रोमो यानी एक न्यूक्लियस है। नॉर्मली एक सेल के अंदर क्या होता है, नॉर्मली एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और बाकी ये क्या, साइटोप्लाज्म है। सेल के अंदर जो लिक्विड पाया था उसे लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और एक न्यूक्लियस है। तो सबसे पहले क्या होगा, सेल जब भी सेल डिवाइड करना चाहेगा तो सबसे पहले क्या करेगा, अपना न्यूक्लियस की संख्या को क्या करेगा, डबल करेगा, उसको डिवाइड करेगा। एक न्यूक्लियस है और ब्लैक मार्कर से दिखा देता, क्लियर हो जाए। ये आपका न्यूक्लियस क्या क्या डिवाइड करके 2 न्यूक्लियस हुआ, यानी पहला काम क्लियर हुआ कि कैरियोकाइनेसिस हुआ। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बीच में क्या है, बीच में क्या आपका साइटोप्लाज्म है। अगर हम किसी तरह से अब क्या करें, इस साइटोप्लाज्म को 2 भाग में बांट दे तो मेरे पास क्या होगा, मतलब मेरे पास हो जाएगा यानी 2 सेल बनकर तैयार हो जाएगा। तो पहला ए नंबर स्टेप कंप्लीट हुआ, क्या, कैरियोकाइनेसिस हो गया। दूसरा स्टेप क्या होगा, अगर इसका साइटोप्लाज्म का मतलब 2 भाग में बांट दें तो मेरे पास 2 डॉटर सेल बनकर तैयार हो जाएगा। एक न्यूक्लियस पहले से डिवाइड हो चुका था, यहां भी न्यूक्लियस पहले से डिवाइड हो चुका, एक न्यूक्लियस यहां आया और एक न्यूक्लियस यहां आया। ठीक है, 2 न्यूक्लियस बनकर तैयार। और साइटोप्लाज्म भी क्या हो गया मेरे पास, साइटोप्लाज्म भी 2 बनकर तैयार हो मतलब डिवाइड हो गया। और दोनों डॉटर सेल में साइटोप्लाज्म क्या हो गया, डबल हो गया, यानी एक आधा 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 इसमें आधा उसमें चले गया। तो आपको यहाँ पे सिंपल आपको बताया क्या इसके बारे में कि यानी माइटोसिस डिवीजन होता है तो एक्चुअल में होता क्या ये। अब हम लोग को ये पढ़ना है कि ये जो कैरियोकाइनेसिस हुआ, न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, कैसे हुआ। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम है। तो क्रोमोसोम को बड़ी एहतियात के साथ क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। जिस तरह से घर में जब 2 भाई अलग होता है तो सबसे पहले क्या करता है, जमीन का बंटवारा बहुत अच्छे से क्या ध्यान से किया जाता है। एक कड़ी भी अगर इधर से उधर हो जाता है तो आदमी हॉस्पिटल पहुंच जाता है और कहाँ पे कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने लगता है। उसी तरह सेल भी क्या करता है, न्यूक्लियस का डिवीजन बहुत एहतियात के साथ करता है, 4 फेज में कंप्लीट करता है। उसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। तो एक करके स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस का जो डिवीजन होगा उसमें भी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रोफेज के बारे में, उसके बाद मेटाफेज, उसके बाद एनाफेज, उसके बाद टेलोफेज के बारे में बात करते हैं। एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। चलिए, अभी जस्ट बताए थे आपको कि पहले हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियस का डिवीजन करते हैं। और बताए थे न्यूक्लियस डिवीजन कितना फेज में कंप्लीट होता है, न्यूक्लियस डिवीजन 4 फेज में कंप्लीट होता है। कौन कौन, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रोफेज के बारे में। तो प्रोफेज में क्या होता है, मान लेते हैं सेल अभी कहाँ पे, इंटरफेज में है। कहाँ पे है सेल, इंटरफेज में। इंटरफेज में जो हम लोग का डीएनए होता है ना, तो वो मतलब कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है, यानी आपस में उलझा हुआ रहता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्रोमेटिन रेटिकुलम कहते हैं। और एक पॉइंट बताते हैं, हम लोग जो बार बार बोलते हैं क्रोमोसोम, क्रोमोसोम ओनली विजिबल इन मेटाफेज, यानी सेल डिवीजन के दौरान ही केवल क्या होगा, क्रोमोसोम दिखाई देगा। मैक्सिमम केस में क्या, मैक्सिमम केस में क्या दिखाई देगा, मैक्सिमम केस में आपको क्रोमेटिन रेटिकुलम ही दिखाई देगा। ये मान लेते हैं क्रोमेटिन रेटिकुलम है और ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन रेटिकुलम कितना लिए हैं, 4 लिए हैं। और इसके अंदर क्या, न्यूक्लियोलस है, बाकी साइटोप्लाज्म है। अभी इंटरफेज में है। जैसे ही वो प्रोफेज में एंटर करेगा, कौन सा प्रोफेज में, अर्ली प्रोफेज में। जैसे ही वो अर्ली प्रोफेज में एंटर करेगा तो क्या होगा, इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, डिसअपियर होने लगेगा, टूटने लगेगा, अलग मतलब डिसअपियर, गायब होने लगेगा। न्यूक्लियस गायब हो जाएगा यहाँ से। और जो क्रोमेटिन रेटिकुलम था आपस में उलझा हुआ था, एक दूसरे में आपस में इस तरह से फंसा हुआ था, ये सभी क्रोमेटिन रेटिकुलम क्या होगा, एक दूसरे से अलग होगा और कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये होगा अर्ली प्रोफेज में। अब लेट प्रोफेज की बात करें, लेट प्रोफेज में क्या होगा, ये सारा क्रोमोसोम क्या होगा, कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। और जो सेंट्रियोल होता है, हम लोग पढ़े थे सेंट्रियोल डिवाइड कर जाता है। कहां पे, एस फेज में सेंट्रियोल क्या करता है, डिवाइड कर जाता है। सेंट्रियोल जो हुआ वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करके आ गया और सेंट्रियोल से छोटा छोटा रे निकला, जिसे हम लोग बोलते हैं एस्टर रे निकल कहते हैं। और इसी सेंट्रियोल से क्या होता है, स्पिंडल फाइबर भी राइज करता है।
और ये जो क्रोमोसोम जो अलग हुआ था, यानी जो क्रोमेटिन रेटिकुलम अलग हुआ क्रोमोसोम बनने के लिए, वो क्रोमोसोम अभी जहां तहां पे प्रेजेंट है। ये आपका लेट प्रोफेज, यानी प्रोफेज की बात करें क्या होता है प्रोफेज, ये तो डायग्राम बना के समझाया आपको, क्वेश्चन क्या आएगा उसको बताते हैं। क्या लिखें इन प्रोफेज, प्रोफेज के अंदर क्रोमेटिन रेटिकुलम सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, क्रोमेटिन रेटिकुलम क्या होगा एक दूसरे से अलग हो जाएगा एंड स्टार्ट टू कंडेंस, और कंडेंस होना क्या होगा मतलब स्टार्ट करेगा, यानी मोटा होना स्टार्ट, टू फॉर्म क्रोमोसोम, क्या बनने के लिए क्रोमोसोम बनने के लिए। यानी अब यहां जो धागा था वो धीरे धीरे कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनने लगेगा। बहुत सारे बच्चों को इस बात का कंफ्यूजन रहता है कि क्रोमेटिन, डीएनए, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में क्या अंतर है। एक छोटा सा इसका शॉर्ट वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको बताएंगे डीएनए, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में क्या अंतर है, वो छोटा सा कंसेप्ट देके क्लियर करेंगे उसको भी, ठीक है। अब यहां समझिएगा कि कंडेंस हो गया क्रोमोसोम बनने लगेगा एंड क्रोमोसोम स्टार्ट टू विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप में क्रोमोसोम क्या दिखने मतलब दिखाई देने लगेगा, विजिबल होने लगेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा ये काम की बात है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ईआर एंड गोल्जी बॉडी डिसअपियर, ये काम की बात है। सवाल ये बनेगा आपसे, सवाल पूछेगा किस फेज में, कौन सा अवस्था में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ईआर और गोल्जी बॉडी क्या होता है गायब हो जाता है। तो याद रखिए कहां पे प्रोफेज में ऐसा काम होता है, प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी गायब होता है, न्यूक्लियोलस भी गायब होता है और आपका ईआर भी गायब होता है, ईआर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और गोल्जी बॉडी भी क्या होता है गायब हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। एंड सेंट्रियोल मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल, और सेंट्रियोल क्या करता है अपोजिट पोल की तरफ मूव करता है एंड फ्रॉम इट इसके अंदर मतलब सेंट्रियोल से एस्टर रे एंड स्पिंडल फाइबर अराइज, यानी इसी सेंट्रियोल से क्या होता है, इसी सेंट्रियोल से आपका एस्टर रे निकलता है और इसी सेंट्रियोल से क्या होता है आपका स्पिंडल फाइबर भी क्या करता है अराइज करता निकलता है। और एक पॉइंट नोट करके लिखें क्या, स्पिंडल फाइबर प्लस एस्टर इन दोनों को मिला के हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्पिंडल एपरेटस के नाम से जानते हैं। तो प्रोफेज से संबंधित क्या क्वेश्चन बन सकता है, पहला पॉइंट तो ये याद रखना है प्रोफेज में क्रोमेटिन रेटिकुलम एक दूसरे से अलग होगा और कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी क्रोमोसोम बनने लगेगा, कंडेंसेशन स्टार्ट होगा कहां पे प्रोफेज में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ईआर, गोल्जी बॉडी डिसअपियर गायब हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर अराइज स्पिंडल फाइबर आने लगेगा और आपका क्या होगा, यानी इसके बारे में यानी स्पिंडल एपरेटस और एस्टर इन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं स्पिंडल एपरेटस के नाम से जानते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला प्रोफेज से संबंधित क्वेश्चन बन जाना चाहिए, एक भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड अब नहीं छूटेगा आपका। इसके बाद प्रोफेज के बाद कौन सा फेज आता है, प्रोफेज के बाद आता है कौन सा फेज, मेटाफेज, उसके बारे में बात करते हैं मेटाफेज में क्या होता है। चलिए देखिए मेटाफेज में क्या होगा, मेटाफेज में क्या होगा बहुत आसान सा बात है, लिख दिया आसान भाषा में। इन दिस फेज, इस फेज में क्रोमोसोम आर हाईली कंडेंस, पहला तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बना सबसे ज्यादा क्रोमोसोम कौन सा फेज में कंडेंस होता है, तो याद रखिएगा मेटाफेज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना कि सबसे ज्यादा क्रोमोसोम कहां पे मोटा होता है, तो याद रखिएगा कहां पे मेटाफेज में। ऑल द क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर, यानी सभी क्रोमोसोम जहां तहां था, कितना क्रोमोसोम लेके चल रहे थे चारों क्रोमोसोम जहां तहां था, सभी क्रोमोसोम एक लाइन में आके क्या होता है जमा हो जाता है कहां पे, इक्वेटर, बीचों बीच इक्वेटर पे, जिसे हम लोग मेटाफेजिक प्लेट के नाम से जानते हैं। इसी मेटाफेजिक प्लेट में क्या होता है सभी क्रोमोसोम आके यहाँ पे अलाइन हो जाता है, अलाइन मतलब इकट्ठा होना। मेटाफेज द बेस्ट फेज टू स्टडी द क्रोमोसोम एंड टू काउंट द क्रोमोसोम नंबर एंड क्रोमोसोम, यानी ये काम की बात याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, बहुत सारा एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना है कि सबसे अच्छा फेज कौन सा है क्रोमोसोम का स्टडी करने का, अध्ययन करने का, तो बताइएगा मेटाफेज सबसे द बेस्ट फेज टू स्टडी द क्रोमोसोम और टू काउंट द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम गिनने का भी सबसे अच्छा फेज कौन सा है मेटाफेज में, क्यों, क्योंकि सभी क्रोमोसोम एक लाइन में आके इकट्ठा हो जाता है, इसलिए आप यहाँ पे आसानी से हम क्रोमोसोम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। यहाँ 4 क्रोमोसोम था, इससे पहले वाला में देखे तो 4 क्रोमोसोम आसानी से गिन सकते थे, लेकिन हमारे सेल के अंदर कितना क्रोमोसोम 46 क्रोमोसोम इधर उधर रहता तो गिनना बहुत मुश्किल होता, लेकिन सब 46 क्रोमोसोम एक लाइन में आके इकट्ठा हो जाता है तो गिनना क्या होता आसान होता है। और इन दिस फेज, इस फेज में स्पिंडल फाइबर अटैच, स्पिंडल फाइबर आके जुड़ेगा कहां पे, विद द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का काइनेटोकोर से आके जुड़ेगा। अब नया टर्मिनोलॉजी आया कि काइनेटोकोर क्या होता है, समझिएगा, सिंपल सा भाषा में समझने की कोशिश कीजिएगा। ये मान लेते हैं कि आपका, ये एक मिनट समझिएगा, चलिए आपको बता रहे थे अब इसके बारे में क्या मतलब कि काइनेटोकोर के बारे में बता रहे थे कि मेटाफेज द बेस्ट फेज टू स्टडी द क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम एंड टू काउंट द क्रोमोसोम,
क्रोमोसोम गिनने का और क्रोमोसोम का स्टडी करने का सबसे अच्छा फेज कौन था? मेटाफेज है। और क्या होता है इन दिस फेज, इस फेज में स्पिंडल फाइबर अटैच, स्पिंडल फाइबर जुड़ेगा किससे? विद द काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से क्या करता है? स्पिंडल फाइबर आके जुड़ेगा। अब ये क्या होता है इसको समझिएगा, ये मान लेते हैं क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम के ऊपर क्या होता है? एक प्लेट होता है, प्रोटीन का प्लेट होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं काइनेटोकोर बोलते हैं। ये प्रोटीन का प्लेट, इसी को बोलते हैं काइनेटोकोर। इधर से स्पिंडल फाइबर आएगा, इससे जुड़ेगा, इधर से भी स्पिंडल फाइबर आके जुड़ेगा, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं काइनेटोकोर। इसी जगह पे क्या होता है? स्पिंडल फाइबर आके जुड़ता है। तो काम की बात आपको याद रखना, मेटाफेज सबसे अच्छा फेज होता है क्रोमोसोम का स्टडी करने का और क्रोमोसोम का, है ना, गिनने का, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी फिर आगे बात करते हैं। चलिए देखिएगा एनाफेज, एनाफेज में क्या होता है? एनाफेज में, मेटाफेज में क्या हुआ था? मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम आके एक लाइन में जमा हो गया था, और जमा होने के बाद क्या हो रहा था? स्पिंडल फाइबर आके उस पर अटैच हुआ था। एनाफेज में क्या हो रहा है? खींचेगा, और जैसे खींचेगा तो स्पिंडल फाइबर दोनों तरफ से खींचेगा, जिससे क्या होगा? सेंट्रोमेर स्प्लिट कर जाएगा। तो काम की बात आपको यही याद रखना है, क्या? ये वाला लाइन, इन दिस फेज, इस फेज में सेंट्रोमेर स्प्लिट, सेंट्रोमेर फटेगा एंड सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, और सिस्टर क्रोमेटिड क्या हो जाएगा? एक दूसरे से अलग हुआ। क्या हुआ इसमें? ये कहानी है, समझिएगा। देखिए ये आपका क्या है? एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम है, दो सिस्टर क्रोमेटिड है, यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड, और इधर से आया क्या? यहाँ पे काइनेटोकोर प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? काइनेटोकोर। इस साइड से भी क्या है? काइनेटोकोर प्रेजेंट है। इधर से आया क्या आपका? एक धागा इस साइड से आया, इस साइड से एक धागा आया, और जैसे धागा पर खींचेगा तो बीच से फटेगा और आधा ऊपर चले जाएगा, आधा नीचे आ जाएगा। तो ये काम की बात आपको ये याद रखना है कि इस फेज में केवल सेंट्रोमेर क्या करेगा? स्प्लिट करेगा, और सिस्टर क्रोमेटिड क्या होगा? एक दूसरे से अलग हो जाएगा और अपोजिट पोल की तरफ मूव करेगा। अगला है क्या? टेलोफेज। और जब टेलोफेज क्या होगा? इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ प्रोफेज। इतना बात याद किया, बाकी सारी बातें आपको बताते हैं, दिखाए नहीं यहाँ पे, कि टेलोफेज में क्या होगा? टेलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगा, न्यूक्लियोलस आ जाएगा, स्पिंडल फाइबर गायब हो जाएगा, है ना। आपका क्या होगा? ये जो आपका क्या है, यानी ये क्रोमोसोम जो था वो डिकंडेंस होगा यहाँ पे। काम की बात मतलब फिर से धागा बन जाएगा, फिर से क्रोमेटिन रेटिकुलम बन जाएगा। तो आपको काम की बात याद रखना है कि अब एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस नजर आ रहा है हमको। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर इसमें भी कितना है? 4। इसमें भी क्रोमोसोम नंबर कितना हुआ? 4, क्योंकि ये 4 ऊपर या 4 नीचे। अब ये 8 क्रोमोसोम है एक सेल के अंदर यहाँ पे, और ये चारों 4 के ऊपर से डिकंडेंस होगा। वहां क्या हुआ था? कंडेंसेशन। यहाँ क्या होगा? डिकंडेंस होकर क्या फिर से क्रोमेटिन रेटिकुलम बन जाएगा। तो ये टेलोफेज हो गया। अब क्या होगा? अगर किसी तरह से हम क्या किए, इस टेलोफेज को यानी साइटोप्लाज्म का अगर डिवीजन कर दिए तो मेरे पास क्या होगा? 2 सेल बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं? साइटोप्लाज्म का डिवीजन करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अभी जस्ट देखे थे क्या कि टेलोफेज में क्या था? एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस हो गया। अब ये टेलोफेज में क्या होगा? अब होगा साइड में, एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस हो गया। अब किसी तरह से अगर हम क्या करते हैं, उसका लिक्विड को डिवाइड कर दें, मेरे पास 2 सेल बनकर तैयार हो जाएगा। तो अगर एनिमल सेल में साइटोकिनेसिस, एनिमल सेल में साइटोकिनेसिस कैसे होगा? बाय सेल फ्लो मेथड, सेल फ्लो मेथड। और ये कैसा होता है? सेंट्रीपिटल होता है, यानी सेंटर की तरफ होता है, ध्यान रखिएगा। यानी एक सेल है अभी टेलोफेज में, तो इसका सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। और हम लोग जानते हैं सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है? इलास्टिक होता है, लचीला होता है, तो अंदर की तरफ मुड़ता है। ये अंदर की तरफ मुड़ा, अगला स्टेप में और अंदर की तरफ मुड़ेगा, तो दो न्यूक्लियस तो पहले हो चुका था, और अंदर की तरफ ऐसे मुड़ेगा, मिल जाएगा, एक सेल ऊपर एक सेल नीचे हो जाएगा, मतलब 2 डॉटर सेल बनकर तैयार हो जाएगा। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखना है कि सेल फ्लो मेथड द्वारा क्या करता है? एनिमल सेल में साइटोकिनेसिस होगा, और कैसा होगा? सेंट्रीपिटल होगा, सेंटर की तरफ तो आ रहा है। ठीक है, दूसरा देखिएगा साइटोकिनेसिस इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में जो साइटोकिनेसिस होगा कैसे होगा? बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन, यानी सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा। और ध्यान रखिएगा सेल प्लेट फॉर्मेशन जो होगा सेंट्रीफ्यूगल होगा। और सेल प्लेट फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है? यह ध्यान रखिएगा, किसके बारे में? फ्रेगमोप्लास्ट। किससे होता है? फ्रेगमोप्लास्ट, फ्रेगमोप्लास्ट से होता है। और कोई बता सकते हैं फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण कौन करता है? फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण करता कौन? गोल्जी बॉडी करता है। कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। तो साइटोकिनेसिस प्लांट सेल में जो साइटोकिनेसिस होता है किसके द्वारा होगा? तो सेल प्लेट फॉर्मेशन के द्वारा होगा। और ये जो सेल प्लेट फॉर्मेशन होगा कैसा होगा? सेंट्रीफ्यूगल होगा। और हम लोग जानते हैं सेल प्लेट जो बनता है किससे बनता है? वो बनता है किससे? फ्रेगमोप्लास्ट से बनता है। तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज अच्छी से याद रखिएगा फ्रेगमोप्लास्ट के बारे में। ठीक है, फ्रेगमोप्लास्ट का फॉर्मेशन कौन करता है? आपका गोल्जी बॉडी करता है। तो एक छोटा सा टॉपिक था माइटोसिस, जिसको आज हम लोग कंप्लीट किए। ठीक है, छोटा सा टॉपिक माइटोसिस को कंप्लीट किए। कैसा लगा लेक्चर? एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, प्यारा से कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, अब एक नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? वो हम लोग पढ़ेंगे मियोसिस डिवीजन के बारे में बात करते हैं। एक छोटा सा, है ना, तो टॉपिक और है मियोसिस, उसको कंप्लीट करके फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना काफी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।